Welcome to Yenda Investment Academy. I am Nageshwar Nirudkar and in this video we will be doing 5G analysis of Varun Beverages Limited. हम इस वीडियो में इस कंपनी के बारे में, इसके इंडस्ट्री के बारे में, इसके फाइनेंशियल्स, वैल्यूएशंस और गवर्नेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम कंपनी के बारे में। वरुण बेवरेज लिमिटेड आरजे कॉर्पोरेशन ग्रुप की पार्ट है, जो कि फेमस रेस्टोरेंट ब्रांड्स जैसे कि KFC, पिज़्ज़ा हट, कोस्टा कॉफ़ी, क्रीम बेल जैसे ब्रांड्स की फ्रेंचाइजी ओनर है। यहाँ पे वरुण बेवरेज लिमिटेड पेप्सिको की स्ट्रेटेजिक फ्रेंचाइजी पार्टनर है, जो कि सेकेंड लार्जेस्ट फ्रेंचाइजी है आउटसाइड US फॉर पेप्सिको। पेप्सिको एक काफ़ी बड़ा बेवरेज प्लेयर है, जो कि कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक CSD और नॉन कार्बोनेटेड बेवरेजेस NCB जैसे सेगमेंट में फंक्शन करता है। कंपनी की जो स्ट्रेटेजिक फ्रेंचाइजी पार्टनरशिप है पेप्सिको के साथ, वो अराउंड लास्ट 3 डिकेड से चलते आ रही है, स्टार्टिंग फ्रॉम 1995। पेप्सिको का जो बिजनेस है इंडिया में, उसमें से अराउंड 90% ऑफ द बिजनेस कम्स फ्रॉम ऑपरेशंस ऑफ वरुण बेवरेज लिमिटेड। यही ऑपरेशन जो है, यही जो बिजनेस कंट्रीब्यूशन है ऑफ वरुण बेवरेज टू पेप्सिको वाज अराउंड 26% इन कैलेंडर ईयर 2011, जो कि अब बढ़कर हो गया है टू अराउंड 90% इन कैलेंडर ईयर 2021। कंपनी के इस स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूशन को देखते हुए, उसके स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस को देखते हुए, पेप्सिको ने अपना अदर कंट्रीज का फ्रेंचाइजी भी इस कंपनी को दिया है। वो कंट्रीज कौन कौन सी है? दैट इज जिम्बाब्वे, जाम्बिया, मोरक्को, श्रीलंका एंड नेपाल। कंपनी के पास अराउंड 30 लाख आउटलेट रीच है, जहाँ पे 26 लाख आउटलेट में कंपनी के सारे प्रोडक्ट बिकते हैं, और वही 4 लाख आउटलेट्स में कंपनी के सिर्फ और सिर्फ स्टिंग ब्रांड बिकते हैं। कंपनी 6 कंट्री प्रेजेंट है, इंक्लूडिंग इंडिया, श्रीलंका, नेपाल, जिम्बाब्वे, जाम्बिया एंड मोरक्को। सो दैट वाज ऑल अबाउट अ कंपनी ओवरव्यू। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कंपनी के कुछ की इवेंट्स। कंपनी फॉर्म हुई थी 1995 में एज वरुण एज अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी। 1996 में कंपनी ने अपना पहला मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन स्टार्ट किया इन द ईयर 1995। 1998 में पेप्सिको ने 26% स्टेक लिया इन दिव्यानी बेवरेजेस लिमिटेड, जो कि फर्दर मर्ज हो गई इन द ईयर 2004। देन इन 2012 एक स्टैंडर्ड चार्टर्ड प्राइवेट इक्विटी ने इन्वेस्ट किया इन वरुण बेवरेजेस इंटरनेशनल लिमिटेड। देन उसी साल पेप्सिको ने अपना 26% स्टेक जो BBL में था वो बेच दिया टू वरुण बेवरेजेस इंटरनेशनल लिमिटेड, और इसी साल कंपनी की रिस्ट्रक्चरिंग हुई थी, मर्जर हुआ था, जहाँ पे वरुण बेवरेज लिमिटेड फॉर्म हुई। इसके बाद लगातार आने वाले सालों में 2015, 2016, 2018, 2019 सारे ही सालों में कंपनी ने एक स्ट्रॉन्ग एक्सपेंशन प्लान यहाँ पे शो किया है, जहाँ पे कंपनी नए नए टेरिटरीज, नए सब टेरिटरीज, नए रीजन्स, सब रीजन्स, नए कंट्रीज में एक्सपेंड करती गई है। इट वॉज ऑल अबाउट की इवेंट्स। अब हम बात करते हैं कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, ऑपरेशंस और पार्टनरशिप बिटवीन पेप्सिको एंड वरुण बेवरेज के बारे में। तो सबसे पहले बात करेंगे हम ऑपरेशंस के बारे में। तो कंपनी का काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन है इन द ऑपरेशंस ऑफ द पेप्सिको ब्रांड, जहाँ पे पेप्सिको इंडिया सिर्फ और सिर्फ 3 फेज में पार्टिसिपेट करती है या फंक्शन करती है। उसके बाद के सारे ही फेज में वरुण बेवरेज का कंट्रोल है। जैसे कि पेप्सिको इंडिया स्टार्टिंग के 3 फेज, दैट इज कंसंट्रेट, कंज्यूमर मार्केटिंग और ब्रांड्स, यहाँ पे बस फंक्शन करती है। कंसंट्रेट क्या होता है? जो फॉर्मूला लगते हैं टू प्रोड्यूस बेवरेज, वो प्रोवाइड करती है टू वरुण बेवरेजेस। देन कंज्यूमर मार्केटिंग, कि आप जो टीवी में ऐड देख रहे हो, वो सारे एड्स कैसे होने हैं, कहाँ जाने हैं, कितने जाने हैं, कौन से ऐड आने हैं, वो सारा डिसीजन पेप्सिको इंडिया करती है। एंड लास्टली ब्रांड्स, कि कौन से ब्रांड्स आने हैं, नए ब्रांड्स कौन से आएंगे, नए फ्लेवर्स कौन से आएंगे, ये सारा डिसीजन भी पेप्सिको इंडिया के पास होता है। इसके बाद के सारे प्रोसेस दैट इज मैन्युफैक्चरिंग, वेयर हाउसिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, चैनल मैनेजमेंट और मार्केट एग्जीक्यूशन वरुण बेवरेज के पास ही है। हम आगे बात करते हैं और बात करते हैं कंपनी के टाई अप के बारे में विथ पेप्सिको। सो करेंटली पेप्सिको का जो टाई अप था वो एंड होने वाला था विथ वरुण बेवरेज इन अक्टूबर 2022, जो कि अब उसे रिन्यू कर दिया गया है अंटिल अप्रैल 2030 में। ये जो रिन्यूअल है वो फॉर द फर्स्ट टाइम हो रहा है कि किसी पेप्सिको ने 20 साल के लिए किसी कंट्री में अपनी फ्रेंचाइजी रिन्यू कराई है या बढ़ाई है। और एज पर द एग्रीमेंट वरुण बेवरेज को 20% ऑफ द नेट रेवेन्यू देना पड़ता है टू पेप्सिको, जहाँ पे 14% कंसंट्रेट का पैसा होता है, और जो 6% होते हैं वो पेप्सिको अबव द लाइन मार्केटिंग में इन्वेस्ट करती है। अबव द लाइन मार्केटिंग क्या होती है? तो बेसिकली 2 तरह के ऐड होते हैं। पहला एडवर्टाइजमेंट जैसे कि आप टीवी में देखते हो, उसे कहते हैं अबव द लाइन मार्केटिंग, जहाँ मास मीडिया को कवर करना पड़ता है। देन बिलो द लाइन मार्केटिंग, बिलो द लाइन मार्केटिंग में होता क्या है? जहाँ पे फ्रेंचाइजी जैसे कि वरुण बेवरेज या कोई भी कंपनी जो लोअर लेवल पे, जैसे कि पैम्पलेट्स या समथिंग लाइक दिस, ऐसे जगह पे वो खर्चा करती है। तो 20% ऑफ द नेट रेवेन्यू गोज टू पेप्सिको,
वेयर 14% इज पेड फॉर कंसनट्रेट, 6% पेप्सिको को दिया जाता है टू फॉर द अबव द लाइन मार्केटिंग, और जो बचा हुआ 6% है वो वरुण बेवरेज बिलो द लाइन मार्केटिंग पे खर्चा करता है। इसके अलावा वरुण बेवरेज जो है अराउंड 1.3% रॉयल्टी पे करता है फॉर द एक्वाफिना ब्रांड एंड 1.1% फॉर द एवरेज सोडा। सो ये था कंपनी का कि कंपनी का टाइप कैसे है विद द पेप्सिको। अगर हम बात करें प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की, सो कंपनी के पास बेसिकली 4 कैटेगरीज ऑफ प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है। पहला है CSD, दैट इज कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक्स, जहाँ पे कंपनी के पास ब्रांड्स है जैसे कि पेप्सिको, मिरिंडा, माउंटेन ड्यू, 7 अप, एवरेस्ट एक्सेट्रा। सेकेंड कैटेगरी इट इज जूस बेस्ड ड्रिंक एंड पैकेज वाटर, तो यहाँ पे कंपनी के पास ब्रांड्स है जैसे कि ट्रॉपिकाना और एक्वाफिना। थर्ड कैटेगरी इज स्पोर्ट्स ड्रिंक एंड एनर्जी ड्रिंक, जहाँ पे कंपनी के पास ब्रांड्स है जैसे गेटोरेट, लिप्टन और स्टिंग। एंड लास्ट कैटेगरी इज डेयरी बेस्ड बेवरेज, जहाँ पे कंपनी क्रीम बेल के नाम से डेयरी बेस्ड बेवरेज यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करती है। सो दैट वाज ऑल अबाउट प्रोडक्ट पोर्टफोलियो एंड ऑपरेशन। अब हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन रीच की। तो जैसे हमने बात किया, कंपनी के अराउंड 30 लाख आउटलेट रीच है, जहाँ पे 26 लाख आउटलेट कंपनी के सारे प्रोडक्ट्स को बेचते हैं और 4 लाख आउटलेट सिर्फ और सिर्फ स्टिंग ब्रांड को बेचते हैं। अगर हम बात करें कुछ अदर डिस्ट्रीब्यूशन पैरामीटर की, तो वहाँ पे हम देखते हैं कंपनी के पास अराउंड 8,40,000 विजिकुलर्स है, जो कि 4,50,000 थे इन द कैलेंडर ईयर CY16। तो विजिकुलर्स होते क्या है? विजिकुलर्स बेसिकली रेफ्रिजरेटर होते हैं जो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह स्टोर करते हैं। जैसे हम जो भी हम स्टोर आउटलेट में देखते हैं जहाँ पे कोल्ड ड्रिंक स्टोर होते हैं, वही होते हैं विजिकुलर्स। विजिकुलर्स बेसिकली कम टेम्परेचर फंक्शन करते हैं, जो कि बेवरेज को या जो भी अदर प्रोडक्ट्स को ज़्यादा चिलिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, जो कि नॉर्मल रेफ्रिजरेटर उतना प्रोवाइड नहीं कर सकते। सो विजिकुलर्स का काउंट यहाँ पे कंपनी ने ऑलमोस्ट डबल किया है इन द लास्ट 5 years, फ्रॉम 4,58,000 टू 8,40,000। डेपो की बात करें तो कंपनी के पास अराउंड 71 डिपो थे इन CY16, जो कि बढ़ा दिया गया है टू 100 डिपो इन CY21। डिस्ट्रीब्यूशन व्हीकल की बात करें तो वो भी अराउंड 2000 था इन CY16, जो कि बढ़ा दिया गया टू 2500 इन CY21। एंड लास्टली प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूटर्स, जो कि थे 1100 इन CY16, जो कि अब बढ़कर हो गए टू 2000 इन CY21। तो यहाँ पे कंपनी ने एक अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप किया है, जहाँ पे वो ज़्यादा स्टेट, ज़्यादा रीजन, ज़्यादा सब रीजन्स तक वहाँ पे वो रीच कर पाती है और अपने प्रोडक्ट्स सेल कर पाती है। यहीं पे अगर हम देखें कि सेल्स मिक्स कैसा है बिटवीन रूरल एंड अर्बन एरिया, तो कंपनी जो है अराउंड 40% रेवेन्यू अर्न करती है फ्रॉम अर्बन एरियाज, 30% फ्रॉम सब अर्बन एरियाज एंड 30% फ्रॉम रूरल एरियाज। तो ये जो 30% रेवेन्यू अकाउंट होता है फ्रॉम रूरल एरियाज, ये काफ़ी बड़ा नंबर है एज कम्पेयर टू द रूरल सेल्स मिक्स ऑफ अदर FMCG कंपनीज एज वेल, जहाँ पे हम देखते हैं कि इमामी, डाबर, HUL जैसे ब्रांड्स भी, इनका भी जो रूरल सेल्स मिक्स है वो भी अराउंड होवर करता है अराउंड 35% पे या 40% पे। बट यहाँ पे वरुण बेवरेज, जो कि सिर्फ एक बॉटलर है, उसका 30% ऑफ द सेल्स आना फ्रॉम रूरल एरिया इज अ वेरी बिग थिंग। वरुण बेवरेज सारे आउटलेट पॉइंट तक पहुँचती है, जैसे कि थ्रू ग्रॉसरी स्टोर्स, मॉडर्न ट्रेड, ई-कॉमर्स चैनल्स, बार्स, रेस्टोरेंट एक्सेट्रा, वो सारे चैनल्स को वहाँ पे वो टैप करती है। सो हमने यहाँ पे देखा कि कंपनी का जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। सो हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ग्रोथ एंड एक्सपेंशन ऑफ वरुण बेवरेज लिमिटेड। सो सबसे पहले बात करेंगे कंपनी की सेल्स ग्रोथ की। तो कंपनी ने पास्ट में काफ़ी अच्छा सेल्स ग्रोथ यहाँ पे शो किया है। सेल्स ग्रोथ बढ़ने का कारण क्या है? सबसे पहला कारण है रेडिली अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट्स। कंपनी ने अपने प्रोडक्ट्स को बहुत ईजीली और बहुत ही जल्दी अवेलेबल कराया है इन द आउटलेट्स। सेकेंड, डिस्ट्रीब्यूशन रीच को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया है, वो टायर 2, टायर 3, टायर 4 सिटीज़ तक पहुंची है। देन नए फ्लेवर्स इंट्रोड्यूस किए हैं टारगेटिंग एट द डिफरेंट कंज्यूमर सेगमेंट। एंड लास्टली एक स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन एंड लॉजिस्टिक सपोर्ट। इन 4 कारणों की वजह से कंपनी ने एक अच्छा खासा सेल्स ग्रोथ यहाँ पे डिराइव किया। इसके अलावा कंपनी ने पेप्सिको के साथ स्ट्रेटेजाइज किया है एक एक्टिव प्रोडक्ट डेवलपमेंट, जो कि प्रोडक्ट लॉन्च करती है इन इंडिया। स्पेसिफिकली इंडिया में ही ये टीम बनी है जो इंडिया के कंज्यूमर बिहेवियर को लेके स्टडी करती है एंड देन वहाँ पे उनके अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट लॉन्च करती है। कंपनी ने रिसेंटली फिर यहाँ पे नॉन बेवरेज कैटेगरी, दैट इज फूड कैटेगरी में भी एंटर किया है, जहाँ पे क्वार्टर वाई CY22 से कंपनी ने कुरकुरे पॉपकॉर्न, जो कि पेप्सिको का ही ब्रांड है, कुरकुरे पॉपकॉर्न की मैन्युफैक्चरिंग भी यहाँ पे स्टार्ट की है। सो ये इनका पहला फोरे है इनटू द नॉन बेवरेज कैटेगरी। देन कंपनी ने साउथ एंड वेस्ट रीजन को भी एक्वायर किया है फ्रॉम पेप्सिको इंडिया। पहले अंटिल 2019 पेप्सिको इंडिया ही कंट्रोल करती थी ओवरऑल द ऑपरेशंस ऑफ
साउथ एंड वेस्ट रीजन, और वरुण बेवरेज सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ और ईस्ट को कंट्रोल करती थी। बट 2019 में कंपनी ने पेप्सिको इंडिया से साउथ और वेस्ट रीजन को भी एक्वायर कर लिया। देन जैसे कि पता है जैसे कि वन मस्ट नो कि जो बेवरेज इंडस्ट्री है वो काफ़ी हाई वॉल्यूम लो वैल्यू बिजनेस है। यहाँ पे जितना वॉल्यूम आप डिराइव कर पाओगे उतना आपको फ़ायदा होगा। तो यहाँ पे कंपनी ने वॉल्यूम ग्रोथ अटेन करने के लिए अपने जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ है वो ऑलमोस्ट हर स्टेट के बॉर्डर में सेटअप किया है, जिससे कि सप्लाई जल्दी हो सके। डिस्ट्रीब्यूशन रीच को काफ़ी तेज़ी से बढ़ाया है, जिससे कि वो हर आउटलेट तक रीच कर सके, और इसी वजह से कंपनी ने अपने ग्रोथ और एक्सपेंशन जो हम देख पा रहे हैं उसको अंजाम दे पाया। अगर हम बात करें एक बार कि कंपनी कैसे किस साल कहाँ वो अपना प्रेजेंस बढ़ा पाई है, तो देखते हैं कि 1995 में कंपनी 2 स्टेट्स के कुछ पार्ट्स में ही थी और 1 यूनियन टेरिटरीज में प्रेजेंट थी, और ओवरऑल सिर्फ इंडिया में प्रेजेंट थी। 2005 में कंपनी ने अपना प्रेजेंस 5 स्टेट्स और 1 यूनियन टेरिटरी तक बढ़ाया, और कंट्री काउंट हो गई अब 2। 2015 में अपना प्रेजेंस 17 स्टेट्स और 1 यूनियन टेरिटरी तक लेके गया, और अब यहाँ पे टोटल कंट्री प्रेजेंट थी 4। और 2019 और करंटली अभी तक कंपनी जो है 27 स्टेट्स और 7 यूनियन टेरिटरीज में प्रेजेंट है, अलॉन्ग विद द प्रेजेंस अक्रॉस 6 नेशंस। तो ये था कंपनी का ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। नेक्स्ट हम बात करेंगे कंपनी के मार्जिन ड्राइवर्स की। तो वरुण बेवरेज लिमिटेड का जो मार्जिन है वो काफ़ी बेस्ट है अक्रॉस द बॉटलर्स इन इंडिया। सो यहाँ पे हम देखेंगे कि कैसे वो कंपनी अपने मार्जिन को यहाँ पे सस्टेन कर पाती है। सो वरुण बेवरेज का जो रॉ मटेरियल है उसमें से अराउंड 40 to 60% जो खर्चा है वो आता है फ्रॉम कंसनट्रेट एंड शुगर, जहाँ पे 30% कॉस्ट अकाउंट करता है टू कंसनट्रेट एंड 30% टू शुगर। तो ये दोनों ही प्राइस स्पेशली फॉर कंसनट्रेट वो काफ़ी लोअर फ्लक्चुएट होते हैं, जिसकी वजह से कंपनी अपने रॉ मटेरियल प्राइस को लेके इफेक्ट नहीं होती ऑन देयर मार्जिन। मूविंग हेड, सेकंड बड़ा खर्चा जो रॉ मटेरियल में होता है दैट इज पेट, जो बॉटल्स पेट बॉटल जो जिस बॉटल्स में बेवरेज बिकते हैं, जैसे कि प्लास्टिक, ग्लास बॉटल्स एंड एल्यूमिनियम कैंस। तो वहाँ पे अराउंड 85% जो प्रोडक्ट बिकते हैं कंपनी के वो 85% जो होते हैं वो पेट बॉटल्स में होते हैं, 12% जो होते हैं वो ग्लास में होते हैं, और रेस्ट जो होता है वो एल्यूमिनियम कैंस एंड टेट्रा पैक्स में होते हैं। तो कंपनी ने यहाँ पे देखा है जो उनका जो पेट बॉटल्स है जो बहुत बड़ा वॉल्यूम अकाउंट करता है, उसके कॉस्ट को यहाँ पे रिड्यूस करने का कंपनी ने पास्ट ईयर्स में स्टेप लिया है, जो कि काफ़ी सक्सेसफुल भी हुआ है। जैसे कि कंपनी ने अपने जो बॉटल्स है और उनके जो कैप है उनकी वेट रिड्यूस की है ताकि उनका कॉस्ट कम हो, और ये सारा जो प्रोसेस है उन्होंने अक्रॉस द ब्रांड्स एंड प्रोडक्ट्स यहाँ पे वो लिया है। जैसे कि एग्जांपल के लिए 600 ml के पेट बॉटल में पहले एज ऑफ CY14 उनका ग्राम होता था 26 ग्राम्स, जो कि उन्होंने CY21 तक रिड्यूस कर दिया है टू 21 ग्राम्स। अगर हम बात करें 1.25 लीटर की बॉटल्स में, तो CY14 में जो पेट बॉटल का वेट होता था वो होता था अराउंड 36 ग्राम, जो कि अब रिड्यूस हो गया है टू 33 ग्राम इन CY21। ये जो पेट रिडक्शन का जो प्रोग्राम है कंपनी ने अक्रॉस द ब्रांड्स, अक्रॉस द वेरिएशंस यहाँ पे उन्होंने किया है, जिसकी वजह से कंपनी का जो एबिटा मार्जिन है वो ग्रो हुआ है फ्रॉम 13% इन CY12 टू 19% इन CY21। तो यहाँ पे कंपनी ने स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दिखाया है इन टर्म्स ऑफ ऑपरेशनल एफिशिएंसी एज वेल। अगर हम बात करें अगर की ग्रोथ ड्राइवर्स की, तो कंपनी के पास सबसे पहला की ग्रोथ ड्राइवर है वो है ऑर्गेनिक ग्रोथ पोटेंशियल। तो कंपनी ने अराउंड 8,40,000 विजिकुलर सेटअप किया है दैट रीचेस टू ओनली 40 to 45% ऑफ इट्स आउटलेट। अभी भी अराउंड 50 to 55% कंपनी के आउटलेट में विजिकुलर सेटअप होना बाकी है, जिससे कि कंपनी अगर वो आगे कर पाती है, सेटअप कर पाती है, तो कंपनी का वॉल्यूम ग्रोथ काफ़ी अच्छे से डिराइव हो सकता है। विजिकुलर सेटअप होने से होता क्या कि जो प्रोडक्ट्स है उसकी चिलिंग फैसिलिटी बढ़ती है, वो इजीली अवेलेबल होते हैं इन चिल्ड मैनर, और इस वजह से सेल्स उसका बढ़ सकता है। तो पहला ग्रोथ ड्राइवर है कंपनी का दैट इज थ्रू सेटअप ऑफ विजिकुलर्स अक्रॉस द आउटलेट। सेकंड है कि कंपनी का जो करंट रीच है 30 लाख आउटलेट रीच, उसमें से यहाँ पे हम बात करेंगे अगर वो सारे प्रोडक्ट्स जहाँ पे बेच पाती है दैट इज ओनली एंड ओनली 26 आउटलेट रीच। तो यहाँ पे कंपनी ने यहाँ पे भी एक स्ट्रॉन्ग आउटलुक दिया है फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंशन दैट इज एडिशन ऑफ 1 लाख आउटलेट पर एनम। तो ये भी कंपनी को एक अच्छा वॉल्यूम ग्रोथ डिराइव करके दे सकते हैं। देन कंपनी ने रिसेंटली साउथ एंड वेस्ट रीजन को भी एक्वायर किया है, जो कि कोविड की वजह से डिस्टर्ब हुए थे, और अब क्योंकि कोविड नॉर्मलसी आ चुकी है तो यहाँ से भी वॉल्यूम वो डिराइव कर सकती है। देन लास्टली प्रोडक्ट मिक्स। तो जैसे कि रिसेंट पास्ट में देखा गया कि कार्बोनेट सॉफ्ट ड्रिंक्स यानी CSD सेगमेंट के अगेंस्ट काफ़ी ज़्यादा अवेयरनेस क्रिएट हुआ है, तो उसके बाद कंपनी ने अपना
जो प्रोडक्ट मिक्स है उसको काफ़ी डाइवर्सिफाई किया है टुवर्ड्स NCBs, PWD एंड नॉन बेवरेज कैटेगरी एज वेल। तो ये कंपनी के लिए ऑर्गेनिक ग्रोथ डिराइव कर सकते हैं। मूविंग अहेड, अगर सेकंड पॉइंट की बात करें तो वो है बेस्ट इन क्लास मार्जिन अक्रॉस बॉटलर्स इन इंडिया। तो इंडिया में जितने भी बॉटलर्स अवेलेबल है, जैसे कि वरुण बेवरेज हो गया, देन कोको कोला की जो बड़ी फ्रेंचाइजी है दैट इज हिंदुस्तान कोको कोला बेवरेज लिमिटेड, मून बेवरेजेस, ये सब जो है इन सभी में कंपनी का जो मार्जिन है वो काफ़ी स्ट्रांग है। इसके पीछे की रीज़न है दैट इज रॉबस्ट बैक एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। कंपनी की डिपेंडेंसी ऑन थर्ड पार्टी इज वेरी वेरी लो, जहाँ पे वरुण बेवरेज खुद ही सारे क्राउन्स, कैप्स, प्री फॉर्म्स, सारी चीज़ें वो खुद ही मैन्युफैक्चर करता है, जिसकी वजह से वो एक अच्छा मार्जिन यहाँ पे डिराइव कर पाता है। देन थर्ड रीजन फॉर द ग्रोथ ड्राइवर इज न्यू रीजन्स टू डिराइव ग्रोथ। तो इन 2019 कंपनी ने साउथ एंड वेस्ट रीजन को भी एक्वायर किया है, जिससे कंपनी फर्दर आने वाले समय में वॉल्यूम ग्रोथ डिराइव कर सकती है। फोर्थ इज पोर्टफोलियो सिंक टू इमर्जिंग ट्रेंड्स। कंपनी ने एक अच्छा खासा टैप ऑन किया है टू अदर कैटेगरीज, अपने प्रोडक्ट को डाइवर्सिफाई किया है टुवर्ड्स जूसेस, पैकेज ड्रिंकिंग वाटर एंड नॉन बेवरेज कैटेगरी एज वेल एज डेयरी बेस्ड बेवरेज। तो ये सब कंपनी को एक अच्छा पोटेंशियल प्रोवाइड करते हैं टू ग्रो इन फ्यूचर। एंड लास्ट इज लो पर कैपिटा ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक्स। तो इंडिया में जो पर कैपिटा कंजम्पशन है सॉफ्ट ड्रिंक का वो काफ़ी ज़्यादा लो है, जिसे हम इंडस्ट्री सेक्शन में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो ये थे की ग्रोथ ड्राइवर्स फॉर द कंपनी। की रिस्क और थ्रेट की बात करें तो पहला है टर्मिनेशन और नॉन रिन्यूअल ऑफ पेप्सिको एग्रीमेंट्स। कंपनी का जो एग्रीमेंट है पेप्सिको के साथ वो करंटली तो अप्रैल 2039 तक है, बट पेप्सिको चाहे तो कंपनी के साथ जो टाइप है वो खत्म कर सकती है बाय गिविंग द नोटिस पीरियड ऑफ 1 ईयर। इसके अलावा पेप्सिको इंडिया जो है वरुण बेवरेज के जो एसेट्स है उसको भी ओन कर सकती है एट +or-30% रेट। सेकेंड है प्राइस पेड फॉर कंसनट्रेट। जो कंसनट्रेट का प्राइस पे करती है कंपनी टू पेप्सिको, वो वैसे तो नॉर्मली उतने वोलेटाइल नेचर के नहीं है, बट अगर पेप्सिको यहाँ पे वो हाइक लेती है कि वो अपना कंसनट्रेट का प्राइस बढ़ा देगी तो कंपनी के मार्जिन में इफेक्ट हो सकता है। थर्ड इज सीजनल वेरिएशन। कंपनी का जो ऑपरेशन है वो काफ़ी सीजनल बिजनेस में फंक्शन करती है, जहाँ पे उसका मेजोरिटी ऑफ द सेल्स कम्स फ्रॉम ड्यूरिंग द समर सीजन। सो जो समर सीजन नहीं होते उस समय में कंपनी का परफॉर्मेंस यहाँ पे अफेक्ट हो सकता है। फोर्थ रिस्क और थ्रेट इज कंजम्पशन पैटर्न चेंज। तो देखा गया जैसे कि रिसेंट पास में CSD के अगेंस्ट जो अवेयरनेस क्रिएट हो रही है, उसकी वजह से पूरे बेवरेज इंडस्ट्री में एक ओवरऑल चेंजेस दिख रहा है। एंड द लास्ट रिस्क इज इनकेपेबल टू परफॉर्म इन न्यू रीजन्स। तो कंपनी ने भले 2019 में एक्वायर किया था साउथ एंड वेस्ट रीजन्स, बट कंपनी अभी भी यहाँ तक अच्छे से अपने बिजनेस को स्केल अप नहीं कर पाई है। तो ये थे कुछ कंपनी के ओवरव्यू से कुछ की रिस्क और की ग्रोथ ड्राइवर्स। हम आगे बात करते हैं इंडस्ट्री के बारे में। जो सबसे पहले बात करेंगे बेवरेज इंडस्ट्री की। जो इंडिया का ओवरऑल बेवरेज इंडस्ट्री है उसमें अल्कोहल ड्रिंक्स की शेयर है 3%, बल्क और HOD वाटर सेगमेंट का है 5%, सॉफ्ट ड्रिंक की शेयर है 15%, डेयरी का है 26% और रेस्ट दैट इज 51% अकाउंट्स टू हॉट ड्रिंक्स। तो यहाँ पे सॉफ्ट ड्रिंक इंडस्ट्री जो है वो काफ़ी एज कम्पेयर टू हॉट ड्रिंक्स एंड डेयरी ड्रिंक्स काफ़ी छोटा है, दैट इज अराउंड 15%। तो इंडिया सॉफ्ट ड्रिंक इंडस्ट्री की बात करें तो अगर हम पहले बात करें वॉल्यूम टर्म्स की, तो वॉल्यूम टर्म्स में देखते हैं कि इंडिया की जो सॉफ्ट ड्रिंक इंडस्ट्री है वो अराउंड 3,356 करोड़ लीटर, जहाँ पे पैकेज ड्रिंकिंग वाटर का शेयर है 48%, बल्क वाटर का है 23%, CSD का है 19% और अदर्स का है 10%। हम इंडियन सॉफ्ट ड्रिंक इंडस्ट्री को आगे फर्दर डिटेल में डिस्कस करेंगे। सॉफ्ट ड्रिंक इंडस्ट्री की वैल्यू है इंडिया की दैट इज ₹1.26 लाख करोड़, जिसमें सबसे बड़ा सेगमेंट है कार्बोनेट सॉफ्ट ड्रिंक्स दैट इज CSD, जिसकी वैल्यू है अराउंड 56,700 करोड़ और ये पूरे सॉफ्ट ड्रिंक इंडस्ट्री में 44% शेयर अकाउंट करता है। इस सेगमेंट में 4 सब सेगमेंट है दैट इज कोला, लेमन, ऑरेंज और अदर्स। देन सेकंड इज जूस बेस्ड ड्रिंक, जो कि अकाउंट करता है टू द 19% ऑफ द सॉफ्ट ड्रिंक इंडस्ट्री और उसकी वैल्यू है ₹24,400 करोड़। ये भी सब सेगमेंट में डिवाइडेड है दैट इज जूसेस, नेक्टर्स एंड स्टिल ड्रिंक्स। एंड थर्ड कैटेगरी इज पैकेज ड्रिंकिंग वाटर, जो कि अकाउंट करता है टू द 30% ऑफ द सॉफ्ट ड्रिंक इंडस्ट्री और उसकी वैल्यू है ₹38,000 करोड़। और इसके बाद है लास्ट दैट इज अदर्स, जो अकाउंट करता है टू द 7% ऑफ द सॉफ्ट ड्रिंक इंडस्ट्री। देन अगर हम इंडस्ट्री के प्लेयर्स और इंडस्ट्री में मार्केट पोजीशन की बात करें तो देखते हैं कि जो कार्बोनेट सॉफ्ट ड्रिंक्स यानी CSD सेगमेंट में कोको कोला है वो मार्केट लीडर है विथ 59% मार्केट शेयर, जहाँ पे उनके ब्रांड्स है जैसे कि स्प्राइट, थम्स अप, कोको कोला, फैंटा एसेट्रा। यही पेप्सिको जो है सेकंड लार्जेस्ट प्लेयर है विथ मार्केट शेयर ऑफ 26%। यहाँ पे कंपनी के पास माउंटेन ड्यू,
पेप्सी जैसे ब्रांड्स अवेलेबल है। सेकंड इंडस्ट्री दैट इज जूस एंड नेक्टर स्टील ड्रिंक्स, वहाँ पे पेप्सिको मार्केट लीडर है विथ 24% मार्केट शेयर, और कोकोला जो है वो सेकंड लार्जेस्ट प्लेयर है विथ 22% मार्केट शेयर। थर्ड इंडस्ट्री इज पैकेज ड्रिंकिंग वाटर, तो यहाँ पे बिस्लेरी जो है, जो कि पार्ले का ब्रांड है, वो सबसे बड़ा प्लेयर है। एक्वाफिना जो कि पेप्सिको का ब्रांड है, वो थर्ड लार्जेस्ट है। सेकंड लार्जेस्ट इज किनले, दैट इज द ब्रांड ऑफ कोकोला। सो ओवरऑल मार्केट पोजीशन की बात करें तो पेप्सिको ऑलमोस्ट टॉप 3 में हर कैटेगरी में यहाँ पे प्रेजेंट है यहीं पे। सो अब हम बात करते हैं बेवरेज इंडस्ट्री के टॉप 2 प्लेयर्स के बारे में, और इन्हें हम ब्रीफली कंपेयर भी करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे मार्केट शेयर की। तो यहाँ पे हमारे 2 बड़े प्लेयर है, पेप्सिको और कोकोला। तो मार्केट शेयर के टर्म में पेप्सिको ने मार्केट शेयर यहाँ पे गेन किया है फ्रॉम 32% इन CY12 टू 36% इन CY19। कोकोला ने यहाँ पे अपोजिटली मार्केट शेयर लूज किया है फ्रॉम 61% इन CY12 टू 56% इन CY19। मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ की बात करें तो यहाँ पे पेप्सिको के पास अराउंड 42 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ है, जिसमें से 37 वरुण बेवरेज ही ओन करता है। कोकोला के पास 57 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ है, जहाँ पे 15 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हिंदुस्तान कोकोला बेवरेज लिमिटेड ओन करता है, और अदर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ अदर 14 बॉटलर्स ओन करते हैं। नंबर ऑफ डिपो की बात करें तो दोनों के पास अराउंड सेम डिपोज है। पेप्सिको के पास है 110 और कोकोला के पास है अराउंड 120। नंबर ऑफ आउटलेट रीच की बात करें तो सिर्फ अगर हम पेप्सिको के लिए वरुण बेवरेज का नंबर लेंगे तो वो अकाउंट करता है टू अराउंड 26 लाख आउटलेट रीच। कोकोला के लिए है वो अराउंड 26 लाख आउटलेट रीच। रेस्टोरेंट टाइप्स की बात करें तो पेप्सिको के बड़े बड़े रेस्टोरेंट से टाइप है, जैसे कि KFC, पिज़्ज़ा हट, डोमिनोज, बर्गर किंग एक्सेट्रा। वही कोकोला के जो टाइप है वो सिर्फ और सिर्फ बड़े नामों में मैकडोनल्ड के साथ ही। तो ये थे ब्रीफ कंपेरिजन बिटवीन कोकोला एंड पेप्सिको। यहाँ पे अगर हम अदर प्लेयर्स की बात करें जो वो किस किस सेगमेंट में प्रेजेंट है, तो देखते हैं कि जो वरुण बेवरेज है वो हर सेगमेंट में प्रेजेंट है, दैट इज CSD, जूसेस, वाटर, स्पोर्ट्स ड्रिंक, एनर्जी ड्रिंक एंड डेयरी। वही कोकोला जो है सारे सेगमेंट प्रेजेंट है एक्सेप्ट फॉर एनर्जी ड्रिंक। पार्ले की बात करें तो वो सारे सेगमेंट प्रेजेंट है एक्सेप्ट फॉर स्पोर्ट्स एंड एनर्जी ड्रिंक। देन कम्स डाबर सिर्फ और सिर्फ स्पोर्ट्स और जूसेस सेगमेंट में प्रेजेंट है। एंड लास्टली रेड बुल सिर्फ और सिर्फ एनर्जी ड्रिंक सेक्टर में प्रेजेंट है। तो यहाँ पे वरुण बेवरेज एक काफ़ी ओवरऑल बेवरेज सेक्टर में प्रेजेंट है, जहाँ पे अदर जो प्लेयर्स है वो उतना डाइवर्सिफाइड नहीं है। यहाँ पे अगर हम बात करें पर कैपिटा कंजम्पशन की, तो इंडिया का जो पर कैपिटा कंजम्पशन है ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक इज मच लोअर देन द वर्ल्ड एवरेज एज वेल एज द डेवलप्ड इकोनॉमीज लाइक USA, मैक्सिको एक्सेट्रा। जहाँ पे USA का जो पर कैपिटा कंजम्पशन है ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक इज अराउंड 1500 बॉटल्स पर कैपिटा, वही इंडिया का है अराउंड 44 बॉटल्स पर कैपिटा। वर्ल्ड एवरेज की बात करें तो वो अराउंड है 110 बॉटल्स पर कैपिटा। यहाँ पे ध्यान देने की बात यही है कि वरुण बेवरेज लिमिटेड जो है वो सिर्फ उन्हीं कंट्रीज में प्रेजेंट है, या उन्हीं कंट्रीज में उन्होंने पेप्सिको की फ्रेंचाइजी ली हुई है जहाँ पे अंडर पेनिट्रेशन है सॉफ्ट ड्रिंक को लेके। एग्जाम्पल के लिए जिम्बाब्वे की बात करें तो जिम्बाब्वे का पर कैपिटा है अराउंड 20 to 30 पर कैपिटा सॉफ्ट ड्रिंक पर कैपिटा। सो कंपनी ने एक अच्छा खासा मार्केट यहाँ पे कवर किया हुआ है जहाँ पे अंडर पेनिट्रेशन है, और जैसे जैसे पेनिट्रेशन डेवलप होगा कंपनी वहाँ पे अच्छे से परफॉर्म करते रहेगी। सो लास्टली अगर हम इंडस्ट्री में अगर साइज़ की बात करें तो जो इंडिया की जो सॉफ्ट ड्रिंक इंडस्ट्री है वो ग्रो होने वाली है एट द 10% CAGR रेट बिटवीन CY19 टू CY24। और ये जो इंडस्ट्री लेड करने वाली है दैट इज NCB एंड जूस सेगमेंट। CSD सेगमेंट यहाँ पे काफ़ी लो ग्रोथ देने वाली है फॉर द ऑब्वियस रीजन दैट इज द अवेयरनेस अगेंस्ट द CSD प्रोडक्ट्स। सो दैट वॉज ऑल अबाउट इंडस्ट्री सेक्शन। अब हम आगे बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं वॉल्यूम ट्रेंड की। तो कंपनी का जो सेल्स वॉल्यूम ट्रेंड है उसमें जो CSD है उसकी जो यूनिट्स सेल हुई थी इन CY14 दैट वाज 142 करोड़ यूनिट्स, जो कि अब बढ़कर हो गई है टू 398 करोड़ इन CY21। सिमिलरली NCB सेगमेंट की जो ग्रोथ वॉल्यूम थी वो थी अराउंड 13 करोड़ यूनिट्स इन CY14, जो कि अब हो गई है 40 करोड़ यूनिट्स इन CY21। बात करें अगर PWD सेगमेंट की तो दैट वाज 15 करोड़ यूनिट्स इन CY14, जो कि अब बढ़कर हो गया है टू 131 करोड़ इन CY21। सो यहाँ पे जो अगर हम एक बार कंपनी के वॉल्यूम ट्रेंड को देखें तो देखते हैं कि CSD का जो वॉल्यूम शेयर है वो काफ़ी ज़्यादा कम हुआ है फ्रॉम 84% इन CY14 टू 70% इन CY21। सिमिलरली PWD दैट इज पैकेज ड्रिंकिंग वाटर, उसका जो शेयर है वो बढ़ा है फ्रॉम 9% इन CY14 टू 23% इन CY21। तो यहाँ में क्लियरली विजिबल होता है कि कैसे सॉफ्ट ड्रिंक इंडस्ट्री में CSD के अगेंस्ट चेंजेस आ रहे हैं इन द कंजम्पशन पैटर्न, और कंपनी ने यहाँ पे उसको इजीली
डाइवर्सिफाई भी कर लिया है, जहाँ पर कंपनी ने अपने अदर ब्रांड्स जैसे कि एनसीबी और पीडब्ल्यूडी सेगमेंट को उनके वॉल्यूम को राइज किया है। तो ये कंपनी के लिए बेनिफिशियल नज़र आ रहे हैं। फिर हम बात करते हैं सेल्स मिक्स। तो अगर हम सेगमेंट वाइज सेल्स मिक्स की बात करें तो एज ऑफ CY21 जो सेल्स मिक्स स्टैंड करता है दैट इज 70% फ्रॉम CSD, 7% फ्रॉम एनसीबीज एंड 23% फ्रॉम पीडब्ल्यूडी। अगर हम सेल्स मिक्स की बात करें एज पर कंट्री वाइज तो इंडिया से आता है सेल्स फ्रॉम दैट इज 79% एंड 21% फ्रॉम इंटरनेशनल। रीजन वाइज की बात करें ऑफ इंडिया तो 67% ऑफ द रेवेन्यू कम्स फ्रॉम नॉर्थ एंड ईस्ट रीजन एंड 33% ऑफ द रेवेन्यू कम्स फ्रॉम साउथ एंड वेस्ट रीजन। तो यहाँ पे हमें अच्छा खासा डिपेंडेंसी है ऑन द नॉर्थ एंड ईस्ट रीजन फॉर द कंपनी। फिर हम बात करते हैं कंपनी के ईयरली परफॉर्मेंस की इन टर्म्स ऑफ सेल्स, नेट प्रॉफिट एंड एबिटा। तो सबसे पहले बात करते हैं रेवेन्यू और रेवेन्यू ग्रोथ की। तो कंपनी का जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, दैट इज 3 ईयर्स सेल्स CAGR स्टैंड एट 20%, 5 ईयर्स स्टैंड एट 18% एंड 10 ईयर्स स्टैंड एट 17.2%। तो यहाँ पे हमें जो सेल्स ग्रोथ दिख रहा है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग डबल डिजिट फिगर में दिख रहा है। एबिटा की बात करें तो एबिटा का भी जो सेल्स CAGR है ऑफ 3 ईयर्स दैट इज 17.8%, 5 ईयर्स इज 15.9% एंड 10 ईयर्स इज 22.2%। तो यहाँ पे कंपनी का सिर्फ और सिर्फ सेल्स ही नहीं, कंपनी का ऑपरेशनल एफिशिएंसी भी बढ़ा है, जिसकी वजह से कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट ग्रोथ है वो भी काफ़ी हमें डबल डिजिट फिगर में यहाँ पे दिख रहा है। एबिटा मार्जिन कंसिस्टेंटली अबव 15% रहा है और करेंटली एज ऑफ CY21 वो स्टैंड करता है अराउंड 19%। नेट प्रॉफिट की बात करें तो कंपनी पास में CY13 और CY14 में लॉस रिकॉर्ड की थी, बट एक्सेप्ट फॉर दैट ईयर कंपनी ने हमेशा प्रॉफिट ही जनरेट किया है। अगर हम प्रॉफिट का CAGR रिटर्न देखें तो 3 ईयर्स में है 33.3%, 5 ईयर्स है 74.9% और 10 ईयर्स है 39.4%। तो कंपनी ने सेल्स, एबिटा और नेट प्रॉफिट सारे ही टर्म्स में एक अच्छा स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस यहाँ पे शो किया है। फिर हम बात करेंगे क्वार्टरली ट्रेंड्स में, जहाँ पे हम Q1 FY23 रिजल्ट को भी एक बार ब्रीफली पढ़ लेंगे। तो कब हम बात करते हैं और बात करेंगे क्वार्टरली ट्रेंड्स की, तो यहाँ पे हम बेसिकली Q1 FY23 को यहाँ पे एक बार ओवरव्यू देख लेंगे। सो कंपनी ने Q1 FY23 में एक हाईएस्ट एवर रेवेन्यू रिकॉर्ड किया दैट इज ऑफ 4,955 करोड़, दैट वाज लेड बाय एक्सट्रीम समर सीजन इन इंडिया। एबिटा मार्जिन और नेट प्रॉफिट की बात करें तो कंपनी ने ये टर्म्स में भी एक हाईएस्ट मार्क रिकॉर्ड किया है, वेयर एबिटा स्टैंड्स एट ₹1,251 करोड़, दैट वाज हाईएस्ट एवर। एबिटा मार्जिन भी फर्स्ट टाइम हाईएस्ट एवर मार्क पे पहुंचा है, दैट इज 25.2% इन QY FY23 और नेट प्रॉफिट भी हाईएस्ट मार्क पे पहुंचा टू 787 करोड़ इन Q1 FY23। इसके पीछे का सारा सिर्फ यही रीजन था, बेटर ऑपरेशनल एफिशिएंसी, एक्सट्रीम समर सीजन इन इंडिया एंड सॉफ्टनिंग ऑफ कम्युनिटी प्राइसेस। सो ये थे क्वार्टरली ट्रेंड्स। अब हम बात करते हैं रिटर्न रेशियोज की। तो रिटर्न रेशियो में देखते हैं कि कंपनी का जो रिटर्न रेशियोज है ROC और ROE काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और वो अपवर्ड ट्रेंड में आ रहा है। कंपनी ने पास में कैपेक्स किए थे, हाई कैपेक्स किए थे, इसकी वजह से कंपनी का जो पास रिटर्न रेशियो था वो काफ़ी सबड्यूड था, बट अब ऑलमोस्ट कैपेक्स क्योंकि ओवर हो चुके हैं या उतने नहीं है, तो कंपनी का जो रिटर्न रेशियो है वो काफ़ी अपवर्ड ट्रेंड में है, दैट इज फ्रॉम 7 जो ROC की बात करें तो 7% था CY14 में, जो कि बढ़कर हो गया टू 17.1% इन CY21। ROE की बात करें तो वो था 4.8% इन CY15, जो कि बढ़कर हो गया है 19.6% इन CY21। फिर बात करते हैं कंपनी के डेप्ट टू इक्विटी और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो की। तो कंपनी ने अपना डेप्ट लगातार रिड्यूस किया है, जैसे कि हम देख सकते हैं कि डेप्ट टू इक्विटी रेशियो है वो 13.30 से इन CY13 वो रिड्यूस हो गया है टू 0.82 इन CY21। सिमिलरली या फिर अपोजिटली जो कि पॉजिटिव है, जो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है वो बढ़ा है फ्रॉम 1.02% इन 1.02 इन CY14 टू 5.86 इन CY21। तो ये काफ़ी पॉजिटिव इंडिकेटर है कि डेप्ट यहाँ पे कंपनी का कम हो रहा है और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो यहाँ पे बढ़ रहा है। सो यहाँ पे हमने देखा कि कंपनी का जो 5 ईयर और 3 ईयर जो प्रॉफिट ग्रोथ हुआ है वो काफ़ी एस्टोनिशिंग है। तो उसके पीछे कारण क्या है? तो उसके पीछे कारण यही है कि एक तो अच्छा डोमेस्टिक परफॉर्मेंस एज वेल एज एक सिग्निफिकेंट इंटरनेशनल परफॉर्मेंस। तो जैसे कि जो उनके अदर कंट्रीज है जैसे कि जिम्बाब्वे, नेपाल, मोरक्को, श्रीलंका, जाम्बिया, यहाँ पे कंपनी ने एक अच्छा रेवेन्यू ग्रोथ यहाँ पे डिराइव किया। जैसे कि जिम्बाब्वे का रेवेन्यू बढ़ा है फ्रॉम 49 करोड़ इन CY16 टू 1053 करोड़ इन CY21। नेपाल की बात करें तो वो है 298 करोड़ इन CY16, जो कि बढ़कर हो गया 492 करोड़ इन CY21। मोरक्को की बात करें तो वो 200 करोड़ इन CY16 टू 444 करोड़ इन CY21। श्रीलंका 190 करोड़ इन CY16 टू 196 करोड़ इन CY21 एंड जाम्बिया दैट वाज 201 करोड़ इन CY16 टू 290 करोड़ इन CY21।
तो कंपनी ने यहाँ पे सारे ही नेशंस में एक अच्छा रेवेन्यू ग्रोथ यहाँ पे डिराइव किया एक्सेप्ट फॉर श्रीलंका ड्यू टू देयर क्राइसिस। यहीं पे प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट यहाँ पे जिम्बाब्वे बिजनेस ला के आता है फॉर द वरुण बेवरेज लिमिटेड। वरुण बेवरेज का जो प्रॉफिट था CY18 में वो था नेट ऑफ 80 करोड़, जो कि बढ़कर हो गया टू 227 करोड़ इन CY21। नेपाल की बात करें तो नेपाल का जो नेट प्रॉफिट था वो था 39 करोड़ इन CY18, जो कि बढ़कर वो नेगेटिव में चला गया है टू -27 करोड़ इन CY21। मोरक्को पॉजिटिव हुआ है फ्रॉम -70 करोड़ इन CY18 टू 2 करोड़ इन CY21। श्रीलंका जो है -29 करोड़ इन CY18 टू 12 करोड़ इन CY21 एंड जाम्बिया 23 करोड़ था CY18 में उसका नेट प्रॉफिट, जो कि बढ़कर हो गया टू 49 करोड़ इन CY21। सारे ही नेशंस के अगर हम यहाँ पे एक बार रीजन डिस्कस करें तो जिम्बाब्वे का जो ये जो हाई ग्रोथ है इन सेल्स एज वेल एज इन प्रॉफिट, उसके पीछे रीजन है पेनिट्रेशन इंप्रूवमेंट, गुड प्राइसिंग एंड एफिशिएंट ऑपरेशंस। श्रीलंका बिजनेस जो है वो ड्यू टू एडिशनल शुगर टैक्स की वजह से वो रिवर्स कर पाई है, इसलिए उनका जो प्रॉफिट है वो जो प्रॉफिट लॉस फिगर है वो प्रॉफिट में कन्वर्ट हो पाया है। मोरक्को की बात करें तो मोरक्को में जो वाटर लाइन पोस्ट कंप्लीशन हुआ है ऑफ नॉन कॉम्पिट एग्रीमेंट इन CY18, उसकी वजह से कंपनी प्रॉफिट रिपोर्ट कर पाई है इन CY21। एंड जाम्बिया क्योंकि वहाँ पे कंपनी ने जो डेयरी बेस्ड बेवरेज यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया वो काफ़ी अच्छे से काम कर रहा है, उसकी वजह से कंपनी ने अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे जनरेट किया है। तो दैट वाज ऑल अबाउट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। अब हम बात करते हैं गवर्नेंस की। तो कंपनी काफ़ी एक एक्सपीरियंस मैनेजमेंट टीम से लेड करती है, जैसे कि रवि जयपुरिया जो कि प्रमोटर और चेयरमैन है, और ये काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस होल्ड करते हैं इन द फूड बेवरेज एंड डेयरी इंडस्ट्री अक्रॉस साउथ एशिया एंड अफ्रीका बिजनेस। वरुण जयपुरिया जो कि प्रमोटर और होल्ड टाइम डायरेक्टर है, वो कंपनी से 13 साल से जुड़े हुए हैं और कंपनी के सेल्स ऑटोमेशन और न्यू बिजनेस इनिशिएटिव्स को मैनेज करते हैं। कपिल अग्रवाल जो कि होल्ड टाइम डायरेक्टर और CEO है, ये कंपनी के साथ 30 साल से जुड़े हुए हैं और ये कंपनी के सेल्स और मार्केटिंग फंक्शन को हैंडल करते हैं। राजिंदर जीत सिंह बग्गा जो कि होल्ड टाइम डायरेक्टर है, ये भी कंपनी से 25 साल से जुड़े हुए हैं और कंपनी के टेक्निकल ऑपरेशंस और एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोजेक्ट को हैंडल करते हैं। एंड लास्टली है राज गांधी जो कि होल्ड टाइम डायरेक्टर है और उन्होंने 29 ईयर्स के साथ ग्रुप से जुड़े हुए हैं और जो कि कंपनी के फाइनेंस, डाइवर्सिफिकेशन प्रोसेस, मर्जर एक्विजिशन, ये सारे स्टेप को मैनेज करते हैं। सो ये था कंपनी गवर्नेंस। यहाँ पे काफ़ी एक एक्सपीरियंस मैनेजमेंट टीम यहाँ पे कंपनी को लेड करती हुई नजर आ रही है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। कंपनी के अगर कुछ अदर पैरामीटर को देखें गवर्नेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे कि अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन, तो कंपनी ने काफ़ी अवार्ड जीते हैं। उसमें से की अवार्ड्स की बात करें तो 1997 में रवि जयपुरिया को इंटरनेशनल बॉटलर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला फ्रॉम पेप्सिको, जो कि सिर्फ और सिर्फ वन एंड ओनली इंडियन प्रमोटर है ये अवार्ड पाने वाले। 2020-2021 में लगातार कंपनी ने FMCG कॉर्पोरेट गवर्नेंस अवार्ड जीता है बाय कैपिटल फाइनेंस इंटरनेशनल UK। एम्प्लॉय रिव्यू की बात करें तो एम्प्लॉय रिव्यू भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी अच्छा है, दैट इज 4 रेटिंग्स बाय एम्बिशन बॉक्स। सो ओवरऑल एक गवर्नेंस हमें यहाँ पे स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है कंपनी का। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो अगर हम देखें वरुण बेवरेज का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है, उसमें प्रमोटर की शेयर होल्डिंग थी 66.4% इन जून 2020, जो कि रिड्यूस हो गई है टू 63.9% इन जून 2022। DIIs और FIS का जो शेयर होल्डिंग है वो ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट रहा है, जहाँ पे DIIs का जो होल्डिंग था वो 6.4% था जून 2020 में, जो कि अभी है 5.3% इन जून 2022। FIS की बात करें तो उनका होल्डिंग था 20.5% इन जून 2020, जो कि अभी है 23.9% इन जून 2022। सो शेयर होल्डिंग पैटर्न वाइज से कोई ज़्यादा बड़ा दिक्कत तो नजर नहीं आता, एक्सेप्ट फॉर कि प्रमोटर की शेयर होल्डिंग थोड़ी रिड्यूस हुई है इन द लास्ट 2 ईयर्स। सो ये था ओवरऑल गवर्नेंस का, जहाँ पे हमें गवर्नेंस में कुछ खास इशू यहाँ पे नजर नहीं आ रहे इन द वरुण बेवरेज लिमिटेड। अब हम आते हैं बात करते हैं वैल्यूएशन के बारे में, और सबसे पहले बात करेंगे हम शेयर प्राइस परफॉर्मेंस की। तो लास्ट 1 ईयर में इस स्टॉक ने कंपनी के स्टॉक ने जनरेट किया 98.4% रिटर्न, 3 ईयर में जनरेट किया है 54.5% और 5 ईयर में रिटर्न जनरेट किया है 45.3%। तो लास्ट 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर के जो रिटर्न है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और एक अच्छा रिटर्न यहाँ पे शेयर होल्डर के लिए जनरेट करके यहाँ पे कंपनी के स्टॉक ने दिया है। यहाँ पे अगर बात करें पी रेशियो और ईवी बीटा ट्रेंड की, तो कंपनी का पी रेशियो पास्ट में CY20 और CY20 में काफ़ी बूस्टअप हुआ है ड्यू टू इट्स फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। लेकिन हमें करंटली अगर हम यहाँ पे देखें पी रेशियो कंपनी का, तो वो है 51.27, दैट इज मच बिलो द मीडियन पी ऑफ लास्ट 1, 3 एंड 5 ईयर। ईवी टू EBITDA स्टैंड करता है 27। सो वैल्यूएशन टर्म से थोड़ा यहाँ पे वो पास में एक्सपेंसिव नजर आता है, बट करेंटली एज पर द मीडियम पी लेवल्स कंपनी डिस्काउंट पे चलती हुई नजर आ रही है। लास्टली हम बात करेंगे, सो ये था वैल्यूएशंस, एंड विद दिस वी कंक्लूड अवर 5G एनालिसिस। अब हम एक बार देख लेते हैं कंपनी का शॉर्ट एनालिसिस। तो अगर हम कंपनी के स्ट्रेंथ की बात करें तो कंपनी
पेप्सिको की वन ऑफ द लार्जेस्ट फ्रेंचाइजी है। कंपनी के पास स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, बेस्ट इन क्लास मार्जिन है, स्ट्रॉन्ग रिटर्न रेशियोज है, हेल्दी प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन है और एक हेल्दी रीजन मिक्स है, नेशनल एज वेल एज इंटरनेशनल। वीकनेस की बात करें तो वो है प्रमोटर डिक्रीजिंग देयर शेयर होल्डिंग, प्रमोटर अपना शेयर होल्डर डिक्रीज कर रहे हैं, वो एक कंसर्न है। सेकंड है सीजनल बिजनेस, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ द बिजनेस कम्स फ्रॉम समर सीजन। थर्ड इज स्लो इन पेसिंग ऑफ द साउथ एंड वेस्ट रीजन बिजनेस, एंड लास्ट इज लो वैल्यू बिजनेस। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया कि कंपनी जो है बेसिकली बेवरेज इंडस्ट्री जो है वो हाई वॉल्यूम और लो वैल्यू बिजनेस होती है, तो ये एक कंपनी के लिए वीकनेस है। अपॉर्चुनिटी की बात करें तो जो सॉफ्ट ड्रिंक इंडस्ट्री में जो अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है वो, सेकंड अंडर पेनिट्रेशन ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक इंडस्ट्री, ये कंपनी के लिए अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है। एंड लास्टली थ्रेट्स की बात करें तो पहला थ्रेट है चेंज इन कंज्यूमर प्रेफरेंसेस, हायर कंपटीशन फ्रॉम द कॉम्पिटिटर्स एंड रेगुलेटरी कंसर्न्स एंड चांसेस ऑफ टर्मिनेशन ऑफ एग्रीमेंट, ये कंपनी के लिए थ्रेट हो सकते हैं। सो ये था ओवरऑल 5G एनालिसिस ऑफ वरुण बेवरेज लिमिटेड। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। इफ यू डू लाइक द वीडियो, स्टे कनेक्टेड विद इन्वेस्ट योजना। थैंक यू।